हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्कनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से COP26 की मीटिंग को लेकर के। ये जो COP26 मीटिंग है, ये आप सभी को पता है कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है और इसमें जो मेजर डिस्कशन है वो किस तरीके से हम हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से रोक सकें, किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू बनता जा रहा है उसके ऊपर उसको काउंटर करने की कोशिश करें, इसी के ऊपर मेजरली इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डिफोरेस्टेशन को स्टॉप करेंगे और जो मीथेन का एमिशन हो रहा है, एमिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसी को कट करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से जो हमारे पुअरर और स्मॉल कंट्रीज हैं जिनके ऊपर वर्स्ट इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसके ऊपर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पलाऊ एक पैसिफिक स्टेट है, उन 500 लो लाइंग आइलैंड्स में जो रेगुलरली सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि हम धीरे धीरे डूब रहे हैं, वी आर ड्राउनिंग, और हमारी होप ये है कि सभी कंट्रीज मिल करके हमें इस चीज़ को, ये जो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि 2020 के लेवल से कंपैरिजन करके 2030 तक हम 30% जो मीथेन है उसका एमिशन को कम करने की कोशिश करेंगे और जो 90 कंट्रीज हैं उन्होंने इसको ज्वाइन भी कर लिया है। ओके, आगे अगर हम देखें, सबसे पहले जो मीथेन की प्लेज हुई थी, एक तरीके से मीथेन के एमिशन को कम करने के लिए जो शुरुआत हुई थी वो फर्स्ट अनाउंस इन सितंबर। इसमें ये डिस्कशन किया गया था कि ग्लोबल इकोनॉमी का जो 2/3 है उस एमिशन को इसमें कवर किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सिग्नेटरीज है प्रेजेंट टाइम में ब्राज़ील इस मीथेन प्लेज का, वो पूरे वर्ल्ड में अगर मीथेन के एमिटर्स को देखें तो उसमें पाँच जो बिगेस्ट मीथेन एमिटर्स हैं उनमें से एक नंबर पर एग्जिस्ट करता है, मतलब उन 5 में से एक जो है वो ब्राज़ील है। ये जो मीथेन है वो कहाँ से जनरेट होता है, इसको लेकर के यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि काउज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ जनरेट होता है, लैंडफिल जो वेस्टेज जहाँ जमा होता है वहाँ जनरेट होता है, एंड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के समय में ये जनरेट होता है। 3 अदर जो मेजर एमिटर्स हैं उसमें चाइना, रशिया और इंडिया, उन्होंने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। ये ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है, ऑस्ट्रेलिया हैज सेड इट विल नॉट बैक द प्लेस। अब देखो, इसमें डिस्कशन किया गया है कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए 2020 में जो वर्ल्ड है उसने अब तक लगभग, अगर हम देखें तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अकॉर्डिंग 2,58,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को अब तक हम खो चुके हैं। कंजर्वेशन चैरिटी WWF ने एस्टिमेट किया है कि हर मिनट जो हमारा पूरा ग्लोबली लेवल पर अगर हम देखें तो 27 फुटबॉल फील्ड जितना फॉरेस्ट कवर हम हर मिनट खोते जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पैसे जुटाने होंगे, और पैसे जुटा करके पब्लिक और प्राइवेट फंड का यूज़ करते हुए जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेशन भी किया है और ये माना जा रहा है कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें भी मेजर रोल ये इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो भी एमिशन हो रहा है उनको कर्ब करने के लिए फॉरेस्ट कवर हमें बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इफेक्ट गिर रहा है वो इफेक्ट देखने को ना मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक बात बोली है, कमीशन ने, कि आप पुलिस कंप्लेंट बॉडीज़ को सेटअप करो। 2006 में एक केस हुआ था, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में पुलिस जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए बात की गई थी, लेकिन ये बोला जा रहा है कि लगभग 15 साल इस रिजल्ट को आए हुए हो गए, लेकिन अभी तक रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर इतना काम नहीं हो पाया है। इसमें ये बोला गया है कि मान लो पुलिस कस्टडी में किसी के ऊपर कुछ एट्रोसिटीज़ होती हैं तो उनको ध्यान में रखने के लिए कुछ कंप्लेंट बॉडीज़ होनी चाहिए जहां पर हर चीज़ को कंप्लेंट किया जा सके। NHRC की अगर हम बात करें तो 1993 में इसको फाउंडेशन इसका रखा गया था और अदर स्टेट ने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के रूप में इसको अलग अलग समय पे इनको अपने स्टेट में भी एस्टेब्लिश कर लिया था। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ चेंजेस हुए हैं। NHRC में ये बात बोली गई थी कि
हमारे यहाँ पर एक तो जो उनकी ड्यूरेशन, जो उनकी टर्म होती है, उसको डिसाइड किया गया था कि 3 साल या फिर 70 साल, आपकी एज 70 ईयर्स हो जाए या आपकी जो टर्म है वो 3 साल कंप्लीट हो जाए, इसमें से कुछ भी हो। स्टेट के लिए भी सेम फिक्स किया गया। दूसरा ये था कि एनएचआरसी के जो पहले हेड होता था वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से स्टेट्स में भी चेंज किया गया है कि पहले वहाँ पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता था, अब जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है एज ए हेड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड एज ए हेड ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर अमरिंदर सिंह, आपको पता है पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और खुद की पार्टी का डिक्लेरेशन कर दिया है कि वो खुद की पार्टी को बनाएंगे, जिसका नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन करने के लिए नेक्स्ट वीक एक मीटिंग रखने वाला है, जिसमें पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने आने से मना कर दिया है। हालांकि जो अदर कंट्रीज़ हैं जिसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, इन सब ने हमारा इन्विटेशन को स्वीकार किया है। हालांकि अभी चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली की जो आबो हवा है उसको लेकर के। दिल्ली के आसपास जो एक तरीके से हर चीज़ को जलाने की कोशिश की जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो धीरे धीरे वेरी पुअर लेवल में जाती जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, ये तो जब हालत है जब इतनी अवेयरनेस इतने दिन पहले से जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही थी और स्पेशली फोकस किया जा रहा था एनसीआर वाले रीजन के ऊपर कि वहाँ पर इस तरीके का कोई भी स्टेबल बर्निंग नहीं होनी चाहिए, जो फायर क्रैकर्स है उनके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की जा रही, फिर भी देखो आप कितना चेंजेस हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 3 से, यहाँ पर दिल्ली सरकार को लेकर के ही न्यूज़ है। दिल्ली सरकार ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उन्होंने ये बोला है इस स्कीम के तहत कि जो भी बच्चे जिन्होंने 10th-12th दिल्ली बोर्ड से की है उनको लेकर के एक न्यू स्कीम है कि वो कोई कोचिंग करते हैं तो उन कोचिंग के लिए जो पैसा है वो गवर्नमेंट पे करेगी। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कंडीशन ये है कि उनकी फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअल इनकम, और जो स्टूडेंट है वो 10th और 12th जो है फ्रॉम ए स्कूल इन दिल्ली एंड शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही या सी इज प्रिपेयरिंग फॉर। जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चे में, और 10th और 12th जो है वो दिल्ली में कोई स्कूल है उससे पास उसको करनी चाहिए। ये स्कीम जो है वो जेई, नीट, क्लैट, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवेज, एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। इसमें जो पैसा है वो दिल्ली सरकार देगी। सेम इसी तरीके की राजस्थान सरकार में भी स्कीम को पहले से लंबे टर्म से चलाई जा रही थी अनुप्रति स्कीम, लेकिन इसको प्रेजेंट टाइम में कोचिंग अवेलेबल करवाने के लिए भी और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने जो स्कीम चलाई है उसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इसको आप यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से जो स्टेट हैं वो माइनॉरिटीज़ और ऐसी कैटेगरीज जिनको पूरी सोसाइटी में इक्वलिटी में लाने के लिए कोशिश की जा रही है, उन सब के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव अदर एरियाज़ में स्टार्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर है। यहाँ जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो COP26 को लेकर के ही होगा। हमारी जो इंडिया है उसने बहुत सारे यहाँ पर COP26 में कुछ प्लेज लिए हैं, कुछ प्रतिज्ञा ली हैं, कुछ ओथ लिए हैं। सबसे पहले तो हमने नेट जीरो जो एमिशन टारगेट ईयर है उसको 2070 डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारी कंट्रीज ये चाह रहे थे कि इंडिया डिक्लेयर करे क्योंकि मेजर एमिटर्स में इंडिया जो है वो शामिल होता है। अगर हम बात करें इंडिया के और प्लेस की तो इंडिया ने 2030 तक ये डिसाइड किया है कि हम हमारे पहले हमने डिसाइड किया था 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अब हमने इंक्रीज कर दिया 500 गीगावाट तक और 50% तक और ज़्यादा हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे जो एमिशन है उसको हम कम करेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि 2030 तक 1 बिलियन टन जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे। मतलब हमारी जो इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिटी है उसको बिलो 45% तक हम लेके आएंगे। ओके, ये सारे टारगेट डिसाइड करने के बाद में एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि इंडिया जो एक मेजर एमिटर है और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल है, उसने भी डिसाइड कर लिया है कि हमारे क्या टारगेट होंगे और उन टारगेट के ऊपर डिस्कशन हमें करना है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनने चाहिए और हर बेसिस हर पॉइंट्स के ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।
तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर के कि जो मेजर इशू माना जा रहा है, सभी लोग इसको सीरियस कंसर्न के रूप में लेकर स्टार्ट करेंगे। इंडिया को एक मेजर रोल में रखा जाएगा कि इंडिया ने सब कुछ अपनी परेशानियों को दूर करते हुए भी इन पॉइंट्स के ऊपर इतना खासा ध्यान दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से एडिटोरियल पेज ही है। यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है कि कौन सा जो हमारा स्टेट है वो बेस्ट गवर्नड स्टेट है 2021 में। तो इसमें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है। इसके द्वारा एक बात सामने आई है कि जो लार्ज स्टेट है, लार्ज जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, उसमें केरला ने सबसे बेस्ट गवर्नड अपने आप को किया है। अगर इसमें देखें, देखो कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर ये जो इंडेक्स है वो सामने आया है। उन पॉइंट्स में है इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, अब ये जो स्टेट हैं जिन्होंने मेजरली अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है, उन्होंने सबसे पहले सेंटर की जो भी मेजरली स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें मनरेगा हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो इस तरीके से जो लार्ज स्टेट हैं उनमें से केरला ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे लोवेस्ट स्टेज पर रहा है। स्मॉल स्टेट की अगर हम बात करें, जो सिक्किम है वो फर्स्ट रैंक में रहा है और जो मणिपुर है वो लास्ट नंबर पर रहा है। और यूटी की अगर हम बात करें तो पुदुचेरी ने फर्स्ट नंबर गेन किया है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने सबसे लास्ट रैंक को गेन किया है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गई। और अलग अलग पॉइंट के आधार पर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स में कौन से स्टेट ने हायर रैंक हासिल की है और कौन से स्टेट ने लोअर रैंक हासिल की है, ये यहाँ पर बताया गया है। एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो हमारा स्टेट है वो वेल परफॉर्म्ड कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 12 से। पेज नंबर 12 पर जो कंप्लीटली डिस्कशन किया गया है वो पेज नंबर 1 से है कि हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया अपना क्या स्टैंड ले रहा है। सबसे पहले जो पुअर कंट्रीज़ हैं उसके लिए इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है। इंडिया ने बोला है कि जो भी छोटे कंट्रीज़ हैं उनको हम हेल्प करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अब इसमें क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट, ये मोदी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी यहाँ पर एक थ्रेट उन लोगों को रेगुलर मिल रही है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ओके, अब इसमें जो अदर कंट्रीज हैं वो भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी वाज जॉइंड बाय हिज ब्रिटिश काउंटरपार्ट बोरिस जॉनसन ऑन द सेकंड डे ऑफ COP26 क्लाइमेट समिट हियर। द लॉन्च ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट वाज ऑल्सो अटेंडेड by Australian Prime Minister Scott Morrison and UN Secretary General Antonio Guterres। लास्ट फ्यू डेकेड से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो अनटच रही है, सभी जगह को टच कर लिया गया है। डेवलप्ड कंट्री जो हैं, जो उन्होंने अपने यहाँ पर प्रोग्रेस की, जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच हैं, लेकिन दिस इज ए बिग थ्रेट टू एवरीवन, मिस्टर मोदी सेट। आप ये नहीं मान सकते कि आज छोटे कंट्रीज इस चीज़ से रेगुलर डूबते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो बिग कंट्रीज हैं वो भी इससे इफेक्टेड होंगे। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से बिग थ्रेट को फेस कर रहे हैं और इसके लिए ये बेहतरीन इनिशिएटिव है जिसके लिए वर्क करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन ने बोला है कि वो इसके पार्टनर हैं और यूनाइटेड नेशन भी जो हैं वो इसकी सक्सेस में पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। मीन्स जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर स्पेशली फोकस किया जाएगा। अगर लास्ट ईयर का हम कंपैरिजन देखें तो ग्रीनलैंड से 600 बिलियन टन जो आइस है वो मेल्ट हो गई है। अब मेल्ट हुई आइस कहाँ जाएगी, वो तो सी में जाएगी, तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा और जब वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो स्मॉल आइलैंड है, इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ का जो फ्रंट लाइन एरियाज़ है, सी लाइन एरियाज़ है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया है वो हमारे इंडिया के द्वारा एक बात बोली गई कि देखो 2009 के टाइम में जो भी क्लाइमेट एमिशन था उसके आधार पर हम प्रेजेंट टाइम में डिस्कशन नहीं कर सकते। उस समय डिसाइड किया गया था कि जो लेवल्स है उसको मेंटेन करना है और उसके लिए $1 ट्रिलियन
$1 ट्रिलियन मतलब कुछ पैसा डिसाइड किया गया था। अब इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए जो हमारे गोल्स हैं उनको अगर हमें पाना है तो $1 ट्रिलियन तो कम से कम खर्च ही करना चाहिए, इससे कम में कुछ नहीं होगा। अब ये नहीं है कि टारगेट तो आप आज के अकॉर्डिंग बनाओ और जो फंड है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग रखो। तो 2009 के अकॉर्डिंग जो लेवल्स हैं वो एनफ नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमें फोकस करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फंड को इंक्रीज़ किया जाए ताकि उस पैसे का यूज़ किया जा सके उन सारे कंट्रीज़ में जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहीं पर ग्लासगो स्कॉटलैंड में नेपाल के जो नए पीएम बने हैं उनके साथ में भी डिस्कशन किया। इनके साथ में डिस्कशन स्पेशली फोकस किया गया इसके ऊपर कोविड-19 की जो वैक्सीन है उनको लेकर के, हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उनको लेकर के, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया। इसके अलावा इजराइल के साथ भी डिस्कशन हुआ। इजराइल के साथ में जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उनको लगभग 30 ईयर्स एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाले हैं और इसी को रिवाइवल करने के लिए मिस्टर मोदी ने इजराइल लीडर को इंडिया की विजिट पर बुलाया है। यहाँ पर स्पेशली ग्लासगो में एक स्पेशली एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया कि पूरे वर्ल्ड में सन एक है, पूरा वर्ल्ड एक है, तो हमें एक ऐसा ग्रिड बनाना चाहिए ताकि बॉर्डर को क्रॉस करके भी जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इजीली भेजा जा सके। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सभी कंट्रीज यहाँ पर कोलैबोरेशन करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर फोकस किया जाए। इसका मेन रीज़न ये है कि जो ट्रॉपिक्स में जो कंट्रीज सिचुएटेड है वहाँ पर इजीली जो सनसाइन है वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ में गेन होता है, तो वहाँ पर मेजरली बिल्ड किया जाए। जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो मतलब पोलर रीजन वाली जो कंट्रीज़ हैं, वो फंड यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन्वेस्ट करें और इस ग्रीन एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को फिर ट्रांसफ़र किया जाए क्रॉस द बॉर्डर। तो इसके लिए डिस्कशन किया गया है और अदर 80 कंट्रीज़ ने भी इस इनिशिएटिव के ऊपर फोकस किया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया और यूके जो नया इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं इसके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए, पैसा खर्च किया जाना चाहिए और ये अच्छा इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया ने जो भी अपने कमिटमेंट किए हैं उसको लेकर के बोला गया है कि बहुत ही शानदार कमिटमेंट, बोल्ड है कमिटमेंट, लेकिन इन कमिटमेंट को हम पूरा भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये एक चैलेंज है, ये ऐसा एक्सपर्ट्स ने बोला है। भाई 2070 तक आपने बोल दिया कि हम जीरो एमिशन कर देंगे, 2030 तक आप बोल रहे हो 500 गीगावाट ले आएंगे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की बात कर रहे हो, नेट जीरो की बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत होगी, है ना, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि 2015 के टाइम में भी हमने बहुत सारे डिस्कशन किए थे कि हम किस तरीके से हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, देखो 2015 में जो एनडीसी के तहत हमने 175 गीगावाट का हमने टारगेट लिया था, लेकिन 28 फरवरी 2021 तक अगर हम देखें तो 94 गीगावाट, ठीक है, कंप्राइजिंग 25% शेयर इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर पावर जनरेशन। If large hydro installed capacity is included 45 gigawatt by February 2021, then India's non-fossil energy capacity is 139 gigawatt, close to 38% of installed capacity, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। मतलब हमने जो टारगेट लिया था ना उसमें हम थोड़ा सा अभी गैप है, तो इसी तरीके का गैप अभी हमें आने वाले टाइम में भी मिल सकता है। हमने नेट जीरो का टारगेट लिया है, उसको अगर हम धीरे धीरे फोकस करेंगे, हम ये सोचेंगे कि रेगुलरली इतना टारगेट हमें इतने दिनों में अचीव करना है, इतने ईयर में अचीव करना है, तभी जा करके हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो स्पेशली ये है कि टारगेट लेना बहुत शानदार है, लेकिन उनको अचीव करना भी एक अलग बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज से। यहाँ पर देखो अफगानिस्तान में दोबारा से अटैक देखने को मिला है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो चाइना को लेकर के है, वहाँ पर कोविड के दोबारा से केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कार्डसा एक्ट को लेकर के है। कार्डसा एक्ट आपको पता है 2017 में यूएस फेडरल लॉ लेकर के आया था और इसमें डिसाइड किया गया था कि जो भी हमारे एडवर्सरीज कंट्रीज़ हैं, अगर उनके साथ में कोई अदर कंट्रीज़, स्पेशली जो नाटो के मेंबर्स हैं, वो उनके साथ में अगर अपने रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। मोस्टली अगर हम बात करें तो रसिया के ऊपर एक तरीके से कि वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट ना हो सके, कोई भी उसकी टेक्नोलॉजी को खरीदे नहीं, इसके लिए इसमें मेजरली फोकस किया गया था। और इसी के आधार पर जो टर्की
जो नाटो का मेंबर्स हैं, उन्होंने वहाँ से जब S-400 मिसाइल सिस्टम को परचेज किया तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। इसी तरीके से इंडिया में भी प्रेजेंट टाइम में जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो प्रेजेंट टाइम में डिप्लॉय किया जाने वाला है। इसको लेकर के बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया को भी इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन देखने को मिले, लेकिन वहाँ पर 3 रिपब्लिकन सीनेटर उन्होंने एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश की है इस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में कि इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड ग्रुप में इंडिया जो एक मेजर ग्रुप है जो चाइना को काउंटर करने में, स्पेशली इंडो पैसिफिक को ओपन एंड फ्री बनाने में एक मेजर रोल प्ले किया है। अगर उसके आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो जो हमारा इंडो पैसिफिक की जो टर्म्स हम लेकर के आए थे उसके ऊपर फोकस किया गया था, उसको अचीव करने में हमें प्रॉब्लम होगी। चाइना को काउंटर करने की जो हम इंडिया के साथ में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं वो चाइना को भी हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है कुछ सीनेटर्स के द्वारा वहाँ पर। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।